नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा में अवैध खनन माफियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि आज फिर एक बार नूह जैसे वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। दरअसल करनाल के घरोंटा में खनन माफिया द्वारा घरोंटा डीएसपी मनोज कुमार को डंपर से कुचलने का प्रयास किया गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान डीएसपी मनोज बाल बाल बच गए। हालांकि खनन माफिया इस दौरान डंपर को लेकर भागने में कामयाब हुए। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बलेड़ा और गढ़ीबल की जो रकबा है उसमें लीगल माइनिंग चल रही है, जिस पे यहाँ पे एसडीएम साहब और ऐसे अपन गोपाल सिंह इकट्ठे हमने गुप्त रेड की, जिस पे हम यहाँ पहुंचे तो वो हमें देख के भागने लगे। जैसे हमने उनको रुकवाने की कोशिश की, उन्होंने हमारे ऊपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की और डंपर भागे, जबकि हमने जेसीबी को काबू कर लिया। कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, चोट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया गया। पिछले साल खनन माफियों ने नूह में डीएसपी के ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर दी थी। एक और मामले में भी अवैध खनन कर चोरी के पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक रही पुलिस पर ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। पुलिस कर्मचारियों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इतना ही नहीं, जब पुलिस टीम ने ट्रैक्टर का पीछा किया तो खनन माफियों ने पुलिस की गाड़ी को अपनी कार से टक्कर मारकर रास्ता रोक दिया। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या बदमाशों में पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो चुका है? अगर अपराधी इस कदर बेखौफ पुलिस वालों पर ही हमला करेंगे तो आम जनता कहां जाएगी? तो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसे कई वारदातें सामने आ रही हैं और ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि हरियाणा में ये दूसरा ऐसा केस है और लगातार ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा साफ तौर पर कार्रवाई को लेकर खुली छूट दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। देखिए सामने की ये अवैध खनन का धंधा ये बहुत पुराने समय से चल रहा है और जब से बीजेपी की सरकार आई, इस अवैध खनन के धंधे को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए। ये जो आज घटना हुई है, जो मैं इसको खनन माफिया की ना कहते हुए ये चोरी जो छोटे लोग चोरी करते हैं, कोई ट्रैक्टरों में कोई डंपर ले जाके, ये मैं इस घटना को उससे जोड़ना चाहता हूँ। और जो बदमाशों ने जो कोशिश की, जो चोर थे उन्होंने कोशिश की कि भगवान का शुक्र हम करते हैं कि हमारे जो बहादुर डीएसपी थे उनको किसी किस्म की चोट नहीं आई। जब सूचना मिली तो हरियाणा सरकार के ऑफिसर और जो भी जिम्मेवार अधिकारी होते हैं वो तुरंत कार्रवाई करने के लिए निकल गए। जब चोरी की सूचना मिली तो मौके पर उन्होंने रेड की और उससे एक दिन पहले भी जो रेड हुई उसमें हमने 2 ट्रैक्टर और 4 बुग्गी जो और जेसीबी मशीन जो मौके पर थे उनको जब्त किया, उनको पकड़ने का काम किया। और ये डंपर जो लेकर के लोग भाग गए वो या तो गिरफ्तार हो गए होंगे या कल सुबह अखबार पढ़ेंगे तो उसमें उनकी गिरफ्तारी की सूचना आएगी, क्योंकि जिनके पास उन्होंने तो वो ट्रॉली खाली करते हैं उसको उन्होंने ढूंढ लिया है। और जो किसान इस किस्म की अपनी जमीन में इस किस्म का काम कराते हैं, जो खनन माफियाओं की मदद करते हैं, उनका भी पता लगा लिया। और देखिए हमारी जो पुलिस है बहुत ही मुस्तैद है, हमारे ऑफिसर बहुत ही मुस्तैदी से खनन माफियाओं के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं कहता हूँ पिछले बहुत दिनों से कितने करोड़ रुपए का जुर्माना इन पर किया है। ट्रॉलियों को, डंपरों को, जेसीबी मशीनों को पकड़ने का काम हमारी सरकार और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बधाई का पात्र है, क्योंकि ये समय समय पर जहां भी इनकी जानकारी मिलती है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उनको पकड़ने के लिए पूरी तरह से कार्रवाई करता है, पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई करता है। जी भूपेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। विजय कौशिक जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका रुख करूंगी, इस घटना पर आपका क्या कहना है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने अपने मंसूबे बता दिए हैं गहलावत जी के माध्यम से। गहलावत जी ने कहा ये माफिया नहीं है, ये तो खनन चोर है। तो न खाता न वही, गहलावत जी जो कहें वही सही, जब इन्होंने पहले ही क्लीन चिट दे दी। आप मुझे बताइए, किसी छोटे मोटे चोर की हिम्मत है कि वो डीएसपी को चलने का प्रयास करे? क्या छोटे मोटे चोरों की इतनी हिम्मत है, मतलब पत्थर चोरों की, कि वो किसी डीएसपी को कुचल कर मार दें? तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर इन माफियाओं को पकड़ा गया है, इनके डंपर जब्त किए गए हैं, इनकी जेसीबी मशीनें जब्त की गई हैं। तो सबसे पहले तो हरियाणा सरकार इन लोगों की पूरी लिस्ट जारी करे कि भाई ये लोग अवैध खनन में पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ हमने ये कार्यवाही की है और आगे के लिए हम इन पर ये अंकुश लगाने जा रहे हैं। तो जो जिस तरह से सरकार चोरी भी करवाती है और उसे छुपाती भी है, उस पर पर्दा ढकने का भी काम करती है, तो इस पे एक बात तो तय है कि इसमें जरूर भाजपा के कुछ नेता मिले हुए हैं, वरना ये जांच का विषय है कि भाई वो माफिया हैं या खनन चोर हैं। और हम तो एक बड़ी सीधी सी बात कहते हैं, किसी चोर की हिम्मत क्या होगी? चोर आप उसी को कह सकते हैं को कोई 20 किलो पत्थर ले जा रहा हो, जो डंपर के डंपर पत्थर चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं हमारी प्राकृतिक संपदाओं पर, और उसकी पिसाई भी कहीं होती होगी, जाहिर सी बात है क्रैशर जोन में होती होगी। तो इतना जो बीच का डिस्टेंस है वो कैसे कवर करते हैं, किस किस को मंथली देते हैं? तो हरियाणा में जब भ्रष्टाचार का बोलबाला है जी, तो खनन माफिया का भी बोलबाला तब तक रहेगा और ये खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनका तो सीधा सा कहना है माफिया तो पहले था, अब तो चोर है। तो मुझे ये बताइए कि भाई आप सत्ता में किस लिए आए थे? आपने तो दावा किया था कि भी आप चोरों का भी सफाया कर देंगे, तो आप चोरों को, माफिया को आज चोर बता रहे हैं, और चोर भी इतने बड़े पैमाने पर हैं, उनकी हिम्मतें इतनी बढ़ गई कि डीएसपी को कुचल देते हैं, डीएसपी को मारने की कोशिश करते हैं जी। तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर विफल है और ये खुद ही अपराधियों के अपराध पर पर्दा डाल रहे हैं, उसे छोटा बताकर। निश्चित तौर पर इसके बहुत खतरनाक परिणाम हरियाणा भर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर डाकू यही कहेगा, उसके लिए भाजपा यही कहेगी ये तो चोर है, डाकू नहीं है। बगैर किसी जांच के आप कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा में खनन माफिया नहीं है, जब इतने बड़े पैमाने पर सिंडिकेट चल रहा है पूरे हरियाणा भर में। इवन फरीदाबाद में घटनाएं सामने आती हैं अवैध खनन की, मेवात में घटनाएं सामने आती हैं, मतलब जगह जगह हरियाणा को खोदा जा रहा है। यमुना रेती के घोटाले सामने आते हैं, किस तरह से यमुना नदी में अवैध खनन चल रहा है। तो ये क्या कोई छोटे मोटे चोरों का काम है? मुझे बता दीजिए। ये माफिया का और एक संगठित अपराधियों का गिरोह है, इस माफिया का भी, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है। उसमें छोटी मोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, पीठ थपथपा ली जाती है, मरते हैं बेचारे अफसर मरते हैं, क्योंकि वो सरकार और अपराधियों की मिलीभगत का शिकार हो रहे हैं इस आधार पर। तो क्योंकि जब सरकार ही क्लीन चिट दे रही है कि माफिया नहीं है, खनन चोर है, तो चोर की तो छोटी मोटी सजा होती है, छूट जाते हैं कुछ ही दिनों में। ठीक है विजय जी, लौटूंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए इनेलो प्रवक्ता। ओमकार जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके की घटनाएं जिस तरीके से प्रदेश में सामने आ रही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है जो आरोपी अपराधी है उन्हें पुलिस और कानून का कोई भी खौफ नहीं है। इस घटना पर आपका क्या कहना है? देखिए शिवानी जी, सबसे पहले तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आज 9वां साल प्रवेश हो चुका है, 9वें साल में मौजूदा सरकार चल रही है और अभी भी अगर ये कह रहे हैं कि माइनिंग की घटनाएं तो होती रहती हैं, उन पर नियंत्रण नहीं कर पाए, तो बहुत अफसोस की बात है। देखिए, हमारे मंत्री गृह मंत्री हैं जो, वो कहते थे अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। ना तो मेरे को लगता किसी अपराधी ने हरियाणा छोड़ा और ना ही अपराध छोड़ा। और माइनिंग की यह घटना कोई नई नहीं है, इससे पहले भी एक डीएसपी महोदया का हत्या कर दी गई थी और इससे पहले अम्बाला में एक सिटी मजिस्ट्रेट आई थी लेडी प्रीति नाम से, उनको ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई थी। यमुनानगर में, फरीदाबाद में ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक कहीं ना कहीं गठजोड़ ना हो राजनेता और अपराधी का, राजनेता अपराधी और अधिकारियों का, तब तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। एक आम अपराधी जो कोई चोरी की घटना कर रहा है, वो इतनी हिम्मत नहीं रखता कि किसी पुलिस वाले एक सिपाही के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ तो कोशिश एक डीएसपी के ऊपर चढ़ाने की हुई है। बहुत ही गंभीर मामला है और ये जब तब तक नहीं हो सकता जब तक किसी के
हौसले बुलंद ना हो। हौसले बुलंद कब होते हैं? जब इनका राजनीतिक गठजोड़ होता है। और माइनिंग तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठेके ही उसके होते हैं जिसकी बीजेपी सरकार है। सरकार की मिली भगत से ही ठेके टोटल होते हैं। आप चेक करा लीजिए, ठेकेदारों की बैकग्राउंड देख लीजिए, उनके मोबाइल पे कनेक्शन देख लीजिए, उनकी कॉल डिटेल निकाल लीजिए, पता लग जाएगा उन्होंने ओंकार सिंह को फोन किया, विजय जी को किया या भूपेंद्र जी को किया। कॉल डिटेल में सब कुछ आ जाएगा। इनकी टोटल हिस्ट्री जो है गठबंधन की निकलेगी। अगर सरकार सही मंशा से इन पर नियंत्रण करना चाहती है तो आज की घटना को ले लीजिए। जो व्यक्ति जिसका डंपर होगा या जहां पे डंपर जाकर क्रशर पे जाएगा, इन सबसे मोबाइल जब्त करके इनकी कॉल डिटेल निकाल लो, पता लग जाएगा किसकी बात किससे हुई और उससे कनेक्शन मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर पुलिस पकड़ना चाहे तो भूत को भी पकड़ के ला सकती है। कहते हैं ना, डंडे के आगे भूत भी नाचता है। तो अगर पुलिस पकड़ना चाहे, इस मामले में पुलिस तो पकड़ना चाहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक प्रेशर आएगा। और प्रेशर किसका आएगा? इनेलो का तो आएगा नहीं, कांग्रेस का भी नहीं आएगा। नेचुरल सी बात है, प्रेशर सत्ता पक्ष का आएगा। अगर पुलिस चाहे तो ये सारा सीन जो है बिल्कुल क्लियर हो सकता है, लेकिन इसमें राजनीतिक मंशा की जरूरत है, नीति की जरूरत है, नियत की जरूरत है। और मैं अपने भाई भूपेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए ईमानदारी से इनकी कॉल डिटेल सारों की, जिनका डंपर है, जहां डंपर जा रहा है, जहां से माइनिंग हुई, जो चला रहा है, इन सबकी कॉल डिटेल देख लीजिए। आज तो सबसे टेक्नोलॉजी का जमाना है, आराम से पता लग जाएगा इसका कनेक्शन कहाँ जुड़ा हुआ। जी ओमकार जी, लौटूंगे आपके पास। भूपेंद्र जी, आपका रुख करूंगी। दोनों विपक्षियों को भी हमने सुना, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से खुली छूट दी गई थी कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और ऐसे में जहां पर नूह जिले में जो हमला किया गया था डीएसपी पर, उनकी जान तक ले ली गई थी, और उसके बाद इस तरीके की घटना फिर एक बार हुई है। क्या लगता है ये हिम्मत कहां से आ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई आम चोर इतनी हिम्मत तो नहीं करेगा। देखिए, पहले तो मेरे साथी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कौशिक साहब है, मैं उनका जवाब दूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मिली भगत का, सरकार पर मिली भगत का आरोप लगाया। देखिए, मिली भगत तो कांग्रेस के राज में होती थी, और अगर हमारी मिली भगत हो तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए कभी नहीं भेजेंगे। और जिसकी सरकार होती है उसके मिली भगत अगर होती है, जैसे कांग्रेस के राज में थी, तो कभी भी पुलिस छापा मारने नहीं जाती थी, चोरी रुकवाने नहीं जाती थी। और दूसरा, मैं जो हमारे इनेलो की प्रवक्ता है ओंकार सिंह, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके राज में जिस तरह से ये घटनाएं होती थी, सारे तौर तरीकों का उनको पता था। उन्होंने आज उसकी जानकारी हमको दी है। देखिए, हम तो, हमारी तो सरकार सीधी सरकार है, वो तो किसी घोटाले में और किसी के साझे में नहीं होती, वो तो जनता को पूरा स्वच्छ प्रशासन देने का काम कर रही है। और इन्होंने जैसे बात बताई है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लोकदल के समय में ऐसा होता था, इन्होंने चलो वो रास्ता बता दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हमारी सरकार और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा मुस्तैद है, हम किसी को भी इस किस्म की इजाजत नहीं देंगे। इनको राय देना भी खतरनाक है। हे भगवान, ऐसा है, आपको हमने राय दी, आपने हमें चोर साबित कर दिया। ये तो ईश्वर की कृपा, सरकार आपकी है, आपने हमें चोर कर दिया। कमाल के प्रवक्ता है आप, मेरे भाई हैं, कमाल के प्रवक्ता हैं आप। ओमकार जी, मैंने तो आपका धन्यवाद किया है, मैंने तो आपका धन्यवाद किया है, आपने हमारे को सलाह दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भूपेंद्र जी, क्योंकि देखिए इस तरीके के मामले सामने आ रहे, कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी तो आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से बेखौफ बदमाश धड़ल्ले से के डीएसपी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बदमाशों में डर और खौफ की कमी तो है, आप ये मान रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सख्त कार्रवाई होती है, और अभी हमारी सरकार बहुत सख्त कार्रवाई, माफिया जी, मेरे साथी ओंकार जी पता नहीं उस टाइम डिबेट में थे या इनके दूसरे साथी थे, इन्होंने एक सवाल उठाया कि भाई उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्यों गिरा रहे हो, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, फलाना कहाँ जाएंगे जी।
एक तरफ तो ये डिमांड करते हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, और हमारी सरकार बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। और ऐसे लोगों को या तो वो ठीक कह रहे हैं, हम ज्यादा सख्ती करते हैं तो फिर कहते हैं कि डेमोक्रेसी को कुचल दिया, आपके यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, पुलिस में आप हस्तक्षेप करते हो, न्यायालयों में हस्तक्षेप करते हो। हमने जो पीछे फरीदाबाद में कांड हुआ था, 24 घंटे के अंदर ही हमने उनको गिरफ्तार करने का काम किया, और पुलिस के उसमें केस चल रहा है। देखिए, फैसला तो आना अदालत का काम है, दंड देना तो अदालत का काम है, लेकिन हमारी सरकार ने और पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से उनको 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। और मैं ये इसमें भी ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोई आगे से कोई घटना तो हो सकती है, लेकिन उस पर काबू पाना हमारी जो पुलिस है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत जल्दी इनको पकड़ के और इनको अंदर करेगा। और हमारे सरकार में किसी की कोई नहीं चलती, सब सिस्टम से काम करता है, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है उसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होती। हमारे सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हमारी सरकार पूरी तरह से इन सारे माफियाओं को, चाहे वो गैंगस्टर है, चाहे वो भूमाफिया है, और चाहे ये खनन माफिया है, पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश से खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी। ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। विजय जी, आप मुस्कुरा रहे थे, कारण जानना चाहूंगी इसके साथ ही, क्योंकि देखिए सरकार के तरफ से खुली छूट दी गई है, अपराधियों पर कार्रवाई की जाए, और हमने बीते मामलों में भी देखा था कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा भी गया, कार्रवाई भी की गई उनके खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी ये बदमाश जो है बेखौफ घूम रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके साथ ही, क्या तरीका और क्या रास्ता निकल सकता है जिससे इन अपराधियों में खौफ पैदा हो और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने से पहले वो 100 बार सोचे? श्रावणी जी, बात सरकार जो कर रही है, गहलावत जी कर रहे हैं, वो अपराधियों की कर रहे हैं, और इसमें तो सफेदपोश अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग शामिल हैं, घोटालों में और अवैध खनन में और दूसरे गलत कामों में। सबूत के तौर पर अगर आपको याद हो, कोरोना पीरियड में जो सरकारी शराब थी उसकी गोदाम की दीवार तोड़कर किस तरह से वो करोड़ों की शराब हरियाणा भर में बेच दी गई, इस तरह से शराब के ठेकों से बेच दी गई। आज तक उसकी जांच के नाम पर इन्होंने क्या किया है? पहली बात, फरीदाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी और नगर निगम को लेकर कई बड़े बड़े घोटाले आए, कोई 400 करोड़ का, कोई 200 करोड़ का, कोई 600 करोड़ का। जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उसमें 2 निगम अधिकारियों को इन्होंने गिरफ्तार किया और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया, जबकि उसमें सच्चाई ये थी कि नगर निगम से कोई भी ठेकेदार बगैर फाइनेंशियल कमेटी की मंजूरी के बगैर, जिसमें पार्षद हैं, मेयर है और लोग शामिल हैं, इनके विधायक और मंत्री तक उस पर नजर रखते हैं, उनकी मर्जी के बगैर ये कई सौ करोड़ रुपए कैसे ठेकेदार के खाते में चला गया। फिर जब आपने गिरफ्तार किया तो क्या आप उनसे कुछ रिकवर कर पाए? कुछ नहीं किया। सरकार को अपनी बदनामी से बचना था, इसलिए गिरफ्तारियां दिखाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई, लेकिन वो आम जनता का हजारों करोड़ रुपए किसकी जेब में गया है? लेकिन विजय जी देखिए, कार्रवाई तो की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, और ऐसा नहीं है सरकार की तरफ से, मैंने पहले भी कहा कि खुली छूट जो है वो दी गई है, उसके बावजूद भी चोर जो है बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं क्या पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में कोई कमी आ रही है? ये डर और ये हिम्मत ये चोर कहां से ला रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन से मतलब जितने भी अपराधी हैं वो डरते हैं, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन को ही आदेश हो कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, तो एक अपाहिज पुलिस क्या कर सकती है? बस सबूत के तौर पर एक बात बताता हूं, इसी खट्टर सरकार के अंदर फरीदाबाद में एक कमिश्नर रहे, मिस्टर सुभाष यादव, अगर आपको नाम याद हो तो उनके थाने में एक समुदाय विशेष के लोगों ने थाने के ऊपर हमला बोलकर किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की, तो पुलिस कमिश्नर के आदेश पर उन सभी लोगों को पकड़कर पीटा गया और थाने में बंद कर दिया गया, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने वो मुकदमा भी खत्म कराया और सुभाष यादव को पनिशमेंट के तौर पर तुरंत यहाँ से ट्रांसफर भी कराया। तो जो अफसर इनके राज में काम करने की कोशिश करता है उसको ये लोग पनिशमेंट दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा में जो सत्ता के कई केंद्र बने बैठे हैं, जो इनके सहयोगी दल है, वो अपने आप में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इन्हीं की पार्टी के कई नेता हैं जो अपने आप को अपने अपने क्षेत्रों का मुख्यमंत्री कहते हैं। तो खट्टर जी की तो कोई चलती नहीं है इस हिसाब से,
इसलिए घोटाले हो रहे हैं, इसलिए बेईमानी हो रही है, इसलिए माफिया हरियाणा में हावी हो गया है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति का राज होता और वो ईमानदारी से काम करता अपराधियों के खिलाफ, चाहे वो उसकी पार्टी के लोग क्यों ना हो, तो निश्चित तौर पर हरियाणा में अमन चैन होता ना। ये कहते हैं हमने अपराधियों के घर तोड़े, उसमें कितने स्थानीय अपराधियों के घर तोड़े हैं इन्होंने। लेकिन सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विजय जी, कुर्की की कार्रवाई की जाती है, जो अपराधी है उनके घर और मकान भी ध्वस्त किए जाते हैं। विजय जी, लौटूंगे आपके पास। ओमकार जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप तमाम तरीके भी बता रहे थे, और इसके साथ ही आपसे भी ये जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए कार्रवाई की जा रही है और सरकार की तरफ से भी खुली छूट दे रखी गई है कि जो भी अपराधी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चूक जो है, आपको क्या लगता है कि प्रशासन के भी कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई में भी रह रही है? क्योंकि किस तरीके से हिम्मत जो है बदमाशों की इतने ज्यादा बुलंद है। ये नहीं कह रही थी कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हौसले बुलंद है, वो किस लिए बुलंद है ये आम व्यक्ति भी जानता है। वो हौसले बुलंद के पीछे ओमकार सिंह नहीं है, बीजेपी नहीं है, आप नहीं हो। उसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का, चाहे बीजेपी चाहे जेजेपी, इनका कोई ना कोई नेता, चाहे वो छुटभैया नेता होगा, किसी ना किसी की शिकायत होगी। और बहुत अफसोस की बात है, मैंने तो अपने भाई को एक राय दी थी और इन्होंने हमें बोला कि तुम्हारे राज में ऐसा होता होगा। नहीं भूपेंद्र जी, ऐसा अगर करोगे तो दोबारा आपको कोई राय भी नहीं देगा। ये बात आपकी सरासर गलत है। और दूसरा जी, ओमकार जी, लौटूंगे आपके पास। वहीं इसी बीच रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे इस पर कमेंट जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर दिन दहाड़े डीएसपी को उड़ाने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों हमने देखा था जिस तरीके से डीएसपी को कुचलकर मौत के घाट उतारा गया था, उसी तरीके की वारदात फिर एक बार सामने आई है। आपका कहना इस पर क्या है? कहां पर कमी आ रही है जो बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है? ये चिंता का विषय तो है ही और निंदा का विषय भी है। डीएसपी को छोटा रैंक नहीं है, उससे नीचे वालों का जो हौसला टूटता है वो बहुत ज्यादा टूटता है। फील्ड में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ज्यादा रहते हैं और उनके एक तरह से डीएसपी मुखिया ही समझो उन्हें डिस्ट्रिक्ट में, एसपी के नीचे वही आते हैं। अगर मुखिया पे ही अटैक होने लगे, जैसा आप ही कह रहे हो और सारी दुनिया जानती है कि थोड़े दिन हुए हैं जब एक हमारे डीएसपी को शहीद होना पड़ा और अब ये दूसरा एक हादसा है। इससे अलग मैं अगर इसकी बात करूं, आपके जो खनन की बात करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। एक बार यमुनानगर का उठा था, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट का उठा था, ये नूह का आपने देख ही लिया था, उसमें तो एक हमारे उसको शहीद होना पड़ा जी। और अब ये करनाल की बात जो चल रही है यहाँ पे, ये बहुत निंदनीय भी है, चिंता का विषय भी है। कुछ दिन पहले आपने जो नशे के बारे में भी एक वो किया था, उससे पहले एक आपके ध्यान हो, यहाँ पे हमारे यहाँ हथियार भी पकड़े गए थे जी। और जो पंजाब में एक उसका कत्ल हुआ था, उसमें लोग तो पंजाब के भी थे, उधर राजस्थान के भी थे, उधर दूर तक के थे, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे हरियाणा के भी उसमें शामिल पाए गए थे। तो जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है या हमारी यूथ जो क्राइम की तरफ बढ़ रही है, एक बार पहले भी मैंने एक बात कहा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है जी, जिसके ऊपर हमारे साथी एक भड़के भी थे उन दिनों में, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसका ये कहते हैं कि हमने बहुत भर्तियां की हैं, जो भर्ती की है नई, उन्होंने कोई वैकेंसी नई नहीं निकाली, जो रिटायर हुए उनकी जगह भर्ती कर दी गई। जो नई वैकेंसी वो कितनी निकाली जी। महाराज जी, लेकिन आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके मेरा कहना ये है कि जब तक हम क्राइम की तह में नहीं जाएंगे, पार्टी बाजी में हम कहते रहे कि इस टाइम में इतना क्राइम हुआ और उस टाइम में इतना क्राइम हुआ जी। हमें सबसे पहले यूथ जिसके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि हमारा फ्यूचर सारा का सारा धूमिल हो गया है। अभी देखिए, मुझे नहीं पता कौन कौन आपके पास बैठे हैं, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। ये जो इन्होंने एक स्कीम शुरू की है फौजियों के लिए,
आपको जो अग्निवीर क्या नाम रखा है इन्होंने, जी, जो असल फौज है उसको खत्म किया। जो उसमें अग्निवीर में जो हमारे जो युवा जाएंगे उनको ये पता है कि हम में से ज्यादातर 4 साल में वापस आ जाएंगे। तो जो हमारा यूथ का जो भविष्य है वो जब अधर में है, जब आदमी डिप्रेशन की तरफ जाता है तो वो क्राइम की तरफ भी बढ़ता है। बिल्कुल महाराज जी, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी आ रही है कि बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है? नहीं, बदनामी के हौसले, बदमाशों के हौसले इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं कि एक तो वो खुद ही डिमोरलाइज हो चुके हैं, एक तरह से उनको भविष्य ठीक नहीं दिख रहा। दूसरे वो कोई ना कोई या तो सरकार का या पॉलिटिकल अपने आकाओं के साथ मिलकर वो गलत काम में संलिप्त हो गए, जिनमें से एक गलत काम ये जो अवैध खनन है ये भी उनमें से एक है। ठीक है, मेरा तो ये कहना कि जब तक यूथ को ठीक से नहीं टैकल किया जाएगा, जब तक हमारी सरकारी आदमी और हमारे लीडर जब तक इनको संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे, क्राइम बढ़ता ही रहेगा। ठीक है महाराज जी, समय की कमी है हमारे पास, रुकना चाहूंगी आपको। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो धड़ल्ले से जिस तरीके से अवैध खनन माफिया जो है इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जहां पर डीएसपी को फिर एक बार को चलने की कोशिश की गई है। वक्त है हमें जागने का, इसके साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई करने का, ताकि इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने से पहले ये बदमाश जो है 10 बार सोचे। फिलहाल मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे 2-4 दोस्तों के